कभी दुनिया की लड़ाइयाँ जमीन के टुकड़ों पर लड़ी जाती थी, कभी तेल के कुओं पर और कभी विचारधारा पर। अब 21वीं सदी की जंग कुछ और है। अब लड़ाई उस चीज पर है जिसे हम भविष्य कहते हैं। भारत और चीन, दो एशियाई दिग्गज, एक लोकतंत्र की ताकत, दूसरा तानाशाही की अनुशासन, एक खुला समाज, दूसरा नियंत्रित व्यवस्था। दोनों ही एक दूसरे के समानांतर पर दिशा अलग है। और आज यह टक्कर सिर्फ सीमाओं पर नहीं है, यह टक्कर है अर्थव्यवस्था की, तकनीक की और भविष्य की दिशा तय करने की। तेल से लेकर के डेटा, सागर से लेकर सैटेलाइट, भारत और चीन के बीच एक साइलेंट वार चल रही है। ऐसी जंग जिसमें बंदूकें नहीं बोलती बल्कि नीतियां, नेटवर्क और नैरेटिव लड़ते हैं। इस जंग की जड़ें 20वीं सदी के आखिरी दशक में जाती हैं, जब शीत युद्ध खत्म हुआ और अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन गया। तब एशिया के दो देश भारत और चीन अपने अपने रास्तों पर चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। चीन ने मेड इन चाइना का सपना देखा, भारत ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी। दोनों की कहानी अलग पर मंजिल एक है, वैश्विक ताकत। हर साम्राज्य की कहानी एक सपने से शुरू होती है और चीन का सपना था जोंगहुआ यानी चीनी पुनर्जागरण का शौक। सन 2013 में शी जिनपिंग ने इस सपने को आकार दिया। नाम दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दुनिया के नक्शे पर यह कोई साधारण परियोजना नहीं थी, यह चीन का नया औपनिवेशिक मॉडल था, जहां बंदूकें नहीं बल्कि कर्ज और बुनियादी ढांचे से देशों को वश में किया जाता है। चीन ने सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करके सड़कों, रेल मार्गों, बंदरगाहों और पाइपलाइनों का जाल बिछाया। पाकिस्तान से लेकर केन्या, श्रीलंका से लेकर ग्रीस तक हर जगह ड्रैगन के पंजे और धीरे धीरे धंसने लगे। लेकिन इसके पीछे मकसद था एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, तेल और गैस की लाइनों पर कब्जा और समुद्री चेक पॉइंट्स पर नजर। चीन जानता है कि उसका सबसे बड़ा डर है तेल। उसकी 80% ऊर्जा कहां से आती है? मलक्का स्ट्रेट से, जलडबूमध्य से होकर आती है, जो भारत के समुद्री प्रभाव में आता है। अगर युद्ध हुआ तो यह नली चीन की सांस रोक सकती है। इसलिए चीन ने शुरू किया स्ट्रिंग ऑफ फाइल्स। बंदरगाहों की एक मालिका, ग्वादर पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका का और क्योकफ्यू म्यांमार और जिबूती अफ्रीका में। नाम भले ही मोतियों का हार हो, पर मकसद सैन्य घेरा था। हर बंदरगाह के पीछे था एक अनुबंध, जहां चीन ने कर्ज दिया और बदले में मिली सार्वभौमिकता की कुंजी, यानी बंदरगाह विदेशी जमीन पर नियंत्रण बीजिंग के हाथ में था। भारत ने इसे शुरुआत से समझा, इसलिए दिल्ली ने जवाब में चलाई अपनी कूटनीतिक चाल। नाम दिया सागर विजन, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत ने कहा कि हम समुद्र को नियंत्रण के लिए नहीं, सहयोग के लिए देखते हैं। लेकिन इसके पीछे था रणनीतिक संदेश, चीन के आर्थिक जाल के बीच एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करना। भारत ने इस नीति के तहत मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और ओमान जैसे देशों से सुरक्षा समझौते किए। साथ ही चाबहार पोर्ट्स, मतलब ईरान का है, और अंडमान कमांड को एक प्रकार से रणनीतिक केंद्र बना दिया है। चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ फाइल्स है अब भारत के नेकलेस ऑफ डायमंड्स से घिरने लगा। हर मोती के सामने भारत का एक ही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
क्योंकि चीन ने समझ लिया था कि अगर तेल भारत के दायरे में है तो उसे अब ऊर्जा का भविष्य यानी डेटा पर कब्जा करना होगा। तेल से डेटा की जंग का यही वह मोड़ था जहां से 21वीं सदी की असली भिड़ंत शुरू होती है। और कभी कहा जाता था कि जिसके पास तेल है वही दुनिया चलाता है, पर अब यह बात बदल चुका है। आज कहा जाता है कि जिसके पास डेटा है वही भविष्य पर राज्य करता है। डेटा यानी हर क्लिक, हर सर्च, हर ट्रांजैक्शन, हर मूवमेंट। 21वीं सदी में यह वही संसाधन है जो अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज सब कुछ नियंत्रित करता है। और इस डिजिटल क्रांति के केंद्र में है भारत और चीन। चीन ने इस जंग की शुरुआत पहले कर दी थी। अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे, टिकटॉक, इन सब ने चीन को दुनिया का डिजिटल किला बना दिया, पर असली ताकत थी डेटा मॉनिटरिंग। चीन ने अपने नागरिकों के हर डिजिटल कदम को राज्य की नजरों में कैद कर लिया। डिजिटल सर्विलांस स्टेट का एक ऐसा मॉडल जो तकनीक के साथ साथ शासन का भी हिस्सा बना। दूसरी तरफ भारत था, जहां डेटा लोकतंत्र की भावना से जुड़ा रहा। यहां आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ओएनडीसी जैसे प्रोजेक्ट्स ने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। यह वही मॉडल है जिसे आज अमेरिका और यूरोप तक इंडिया स्टैक के नाम से अध्ययन कर रही है। भारत ने दिखाया कि डेटा का उपयोग नागरिक सशक्तिकरण के लिए भी किया जा सकता है, न कि केवल निगरानी के लिए। लेकिन यही मॉडल अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बन चुका है। भारत ओपन डिजिटल इकोसिस्टम की बात करता है तो चीन कंट्रोल्ड टेक स्फीयर की। भारत लोकतंत्र आधारित तकनीक को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि चीन इसे ऑथोरिटेरियन इनोवेशन के जरिए। तो अपनी सत्ता के विस्तार का औजार इसको चीन बना रहा है। यही वजह है कि अब डेटा, तकनीक और सॉफ्टवेयर वैश्विक भू राजनीति का नया मोर्चा बन चुके हैं। हुआवे के 5G को लेकर के पश्चिमी देशों की चिंता हो या टिकटॉक के डेटा एक्सेस पर विवाद, हर जगह चीन की डिजिटल पकड़ को लेकर डर है। भारत ने इसका जवाब दिया डिजिटल सॉवरेनिटी के साथ। चीन के 200 से ज्यादा ऐप्स को बैन कर दिया। डेटा लोकलाइजेशन कानून लाए गए और भारतीय टेक स्टार्टअप्स को स्थानीय ताकत के रूप में खड़ा किया गया। अब यह जंग सिर्फ बाजार की नहीं है, यह जंग है विचार की। भारत कहता है कि टेक्नोलॉजी इंसान की सेवा में होनी चाहिए। चीन कहता है कि टेक्नोलॉजी राज्य की सेवा में होना चाहिए। और इसी वैचारिक टकराव से तय होगा कि आने वाला डिजिटल विश्व लोकतांत्रिक होगा या फिर नियंत्रित। डेटा ही अब 21वीं सदी का तेल है और भारत व चीन इस नए तेल के सबसे बड़े उत्पादक, सबसे बड़े उपभोक्ता और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी है। 20वीं सदी की सुपर पावर वो थी जिसके पास परमाणु बम था। 21वीं सदी का सुपर पावर वो होगी जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। यह वही क्षण है जब युद्ध का मैदान धरती से निकल करके क्लाउड और कोड में जा चुका है। और इस नए रण क्षेत्र के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं भारत और चीन। चीन ने 2017 में अपनी एआई स्ट्रेटजी प्लान घोषित की थी। वाई 2030 चाइना विल बी द वर्ल्ड्स लीडिंग एआई सुपर। इसका मतलब था कि हर क्षेत्र में डेटा आधारित निर्णय, स्वचालित निगरानी, ड्रोन युद्ध यानी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और डिजिटल ब्रेन जैसी तकनीकें चीन की एआई को फ्यूल दे रहे हैं। उसके 1.4 अरब नागरिकों का डेटा और एक केंद्रीकृत तंत्र जो किसी कानून की परवाह नहीं करता। दूसरी तरफ भारत है जहां एआई का लक्ष्य सिर्फ ताकत नहीं, समावेशी विकास है।
भारत ने AI फॉर ऑल का नारा दिया, AI मिशन शुरू किया और IITs के राष्ट्रीय स्तर की AI लैब्स को स्थापित किया। मतलब भारत का फोकस है स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शासन में AI का उपयोग, ना कि सिर्फ सैन्य शक्ति। लेकिन यह आदर्शवादी दृष्टिकोण भी अब सुरक्षा की वास्तविकता से टकरा रहा है। चीन के AI पावर्ड वेपन्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स अब हिंद महासागर से लेकर के लद्दाख तक दिखाई दे रहे हैं। AI अब बैटलफील्ड एडवांटेज बन चुकी है और इसके साथ ही आती है अगली परत, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जहां क्लासिकल कंप्यूटर संकेतों में गणना करते हैं, वही क्वांटम कंप्यूटर्स अरबों संभावनाओं को एक साथ हल कर सकते हैं। मतलब कोई भी कोड, कोई भी सिग्नल, कोई भी सुरक्षा सिस्टम असुरक्षित नहीं रहेगा। चीन इस दिशा में बहुत आगे निकल चुका है। उसने मिसियस सैटेलाइट के जरिए दुनिया की पहली क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस स्थापित की, जिसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है। भारत अब इस रेस में कदम रख चुका है। क्वांटम मिशन के तहत DRDO, इसरो और BARC मिलकर इंडिजीनियस क्वांटम नेटवर्क बना रहे हैं। यह भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का सबसे उन्नत चरण है। और जब बात अंतरिक्ष की हो तो स्पेस ही अब सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मंच है। चीन ने अपने तियानगोंग स्पेस स्टेशन से लेकर के लूनार सोर्स प्रोग्राम तक अंतरिक्ष में उपस्थिति को की शक्ति को का प्रतीक बदल दिया है। मतलब उपस्थिति को शक्ति का प्रतीक के रूप में बदल दिया है। वहीं भारत का जवाब था चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसी उपलब्धियां, जो यह साबित करती हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र भी तकनीकी महारत हासिल कर सकती है बिना सेंसर से, बिना नियंत्रण के। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते, बल्कि बिट्स, क्वांटम कणों और कक्षाओं में लड़े जा रहे हैं। और इस इनविजिबल बैटलफील्ड में भारत और चीन दोनों अपनी रणनीति की सीमाएं परख रहे हैं। AI, क्वांटम और स्पेस पावर, ये तीनों ही भविष्य के साम्राज्य की नींव है। जो इन पर महारत हासिल करेगा वो तय करेगा कि आने वाली दुनिया में कौन नेतृत्व करेगा और कौन अनुसरण करेगा। जब दुनिया के नक्शे पर दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी होती हैं तो उनके पीछे सिर्फ सेनाएं नहीं होती, बल्कि विचार, मूल्य और गठबंधन भी खड़े होते हैं। भारत और चीन की इस प्रतिस्पर्धा में अब सबसे अहम मोर्चा बन गया है गठबंधनों की राजनीति। चीन ने अपनी शक्ति का घेरा बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हथियार बनाया। बंदरगाहों, रेल मार्गों, पाइपलाइनों और ऋण के जाल के जरिए उसने दर्जनों देशों को अपने प्रभाव के क्षेत्र में खींच लिया। BRI सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो ग्लोबल डिपेंडेंस नेटवर्क का निर्माण था। वही भारत ने जवाब दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन और ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी के जरिए भारत ने कहा कि हम किसी पर कर्ज का बोझ नहीं डालते, हम साझेदारी में विश्वास करते हैं। यही विचार ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों में साफ दिखता है। एक तरफ ब्रिक्स का विस्तार है, जहां भारत और चीन दोनों साथ में हैं, पर अलग इरादों से। भारत चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां हर देश की आवाज सुनी जाए। चीन चाहता है कि एक साइंस सेंट्रल वर्ल्ड, जहां हर आवाज में उसी की गूंज। दूसरी तरफ है क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक गठबंधन। यह सिर्फ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा नहीं, बल्कि रूल बेस्ड ऑर्डर की रक्षा की कहानी है। भारत ने बड़ी चतुराई से दोनों तरफ संतुलन बनाए रखा। एक तरफ क्वाड में लोकतांत्रिक सहयोग, दूसरी तरफ ब्रिक्स में दक्षिणी देशों की आवाज। यही भारत की असली ताकत है।
स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी यानी अपने हितों को प्राथमिकता देना, बिना किसी ब्लॉक की कठपुतली बने। चीन अपने कर्ज, तकनीक और अन्य जो सैन्य दबाव से अपना प्रभाव फैलाना चाहता है। भारत अपने मूल, लोकतंत्र और संवाद से दुनिया को जोड़ना चाहती है। यह फर्क सिर्फ नीतियों में नहीं है, यह फर्क सभ्यता की दृष्टि में है। भारत कहता है कि विश्व एक परिवार बने, चीन कहता है कि विश्व हमारे आदेश के अधीन। यही वैचारिक अंतर भविष्य तय करेगा। अब जब दुनिया पश्चिमी वर्चस्व से थक चुकी है, तो नजरें मुड़ रही हैं एशिया की ओर। कौन देगा नए विश्व को संतुलन? कौन तय करेगा तकनीकी नैतिकता, आर्थिक न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता? चीन के पास पावर है, पर भारत के पास पर्पज है। चीन के पास टेक्नोलॉजी, पर भारत के पास और 21वीं सदी में सबसे बड़ी ताकत बनेगी। भारत अभी सुपर पावर नहीं है, पर वो देश है जो दिखा रहा है कि शक्ति का अर्थ दूसरों को झुकाना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना। मतलब तेल से लेकर के डेटा तक, एआई से लेकर के अंतरिक्ष तक, यह जंग सिर्फ भारत और चीन की नहीं, बल्कि उस सवाल की है कि भविष्य की दुनिया में शासन करेगा शक्ति का डर या फिर मूल्यों का विश्वास? कौन शासन? और शायद इस बार इतिहास एशिया में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि भारत में लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं तर्क भारत और मैं हूं रूप सिंह परिहार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जो महान विचार हैं थोड़े इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए तर्क।